हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी के सानी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल इंस्पायर 5.0। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का 6th लेक्चर मतलब छठा लेक्चर हम लोग करेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप नहीं देखे हैं पीछे वाला वीडियो तो आप ज़रूर जा करके पूरा वीडियो देख लें, है ना, क्योंकि फर्दर आपको अगर कंटिन्यू वीडियो आप शुरू से देखेंगे तो बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। आज का हम लोग का देखिए टॉपिक है कि कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं, कोलाइडल विलयन को हम लोग कैसे बांटते हैं। मतलब ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं और किस किस आधार पर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला टॉपिक है कि कोलाइडल विलयन के परिक्षिप्त प्रावस्था एवं परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। मतलब ये कि परिक्षिप्त प्रावस्था का हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, इसका होता है डिस्पर्स फेज, और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्सन मीडियम। तो हम लोग का डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज के बीच जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज का जो भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, उसके बेसिस पर इसको हम लोग डिवाइड कितने पार्ट में करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कोलाइडल विलयन अगर हम लोग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के आधार पर अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो हम लोग को कितना प्रकार का कोलाइडल विलयन मिलेगा। ठीक है, कोलाइडल सिस्टम मिलेगा। तो हम लोग का कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अब समझते हैं एक एक करके कि 8 कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण कैसे होता है, और ठीक है, और वो हम लोग को इन जनरल लाइफ में कहाँ देखने मिलता है। ठीक है, सबसे पहला है, ये हम लोग एक ब्रैकेट में लिए हुए कॉलम बना लिए डिस्पर्स फेज, इसको अपन कहते हैं क्या, डिस्पर्सन मीडियम। और इससे जो कोलाइडल विलयन मिल रहा है, कोई कोलाइडल सिस्टम जो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, और इधर अपन का लिखा हुआ है क्या, इधर लिखा हुआ है उसका एग्जाम्पल कि इसको अगर उसमें हम लोग डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने के बाद क्या बनेगा। तो सबसे पहला ले रहे हैं हम लोग कि जब किसी ठोस को हम लोग ठोस के साथ में डिसॉल्व करते हैं, मतलब जब किसी ठोस को ठोस के साथ में अगर मिलाते हैं तो फिर किस प्रकार का मिलेगा, इससे जो कोलाइडल सिस्टम मिलेगा आपको वो ठोस सॉल्व मिलता है। क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ये सबसे मेन पॉइंट यही है कि परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्सन मीडियम का जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, इसका हम लोग ज्यादा मात्रा लेते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं, और डिस्पर्स फेज जो है हम लोग कम मात्रा में लेते हैं। मतलब किसी ठोस के साथ में अगर मिला रहे हैं तो जिस ठोस के साथ में आप मिला रहे हैं और जिस ठोस को मिला रहे हैं आप, जिसको मिला रहे हैं उसका क्वांटिटी क्या कम, और जिसमें मिला रहे हैं आप उसका क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। तो उससे जो आपको कोलाइडल सिस्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठोस सॉल्व मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल हम लोग जब कोई रंगीन कांच वगैरह बनाते हैं तो रंगीन कांच में क्या करते हैं, बहुत सारे ठोस पदार्थ को, ढेर सारा हम लोग ठोस चीजों को हम लोग मिक्स करते हैं, मिक्स करके हम लोग रंगीन कांच का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग रूबी कांच, पेंट, कांच का जो पेंट होता है उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, ठोस को ही हम लोग एक दूसरे में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का दूसरा कि जब किसी ठोस को हम लोग द्रव के साथ में डिसॉल्व कर दें। जब कोई ठोस हम लोग क्या मतलब ये कि डिस्पर्स फेज हम लोग क्या लें, ठोस लें, और डिस्पर्सन मीडियम हम लोग क्या लें, द्रव लें। तो डिस्पर्स फेज को हम लोग कहाँ डिसॉल्व कराते हैं, किसके साथ में मिलाते हैं, वो डिस्पर्सन मीडियम के साथ में मतलब द्रव के साथ में मिलाते हैं। तो उससे जो आपको मिलेगा उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्व। क्या बोलते हैं उस कोलाइडल सिस्टम को, उसको बोले हैं क्या, सॉल्व। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा ठोस का, सॉरी अंडा का जो सफेद भाग होता है, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो सबसे ऊपर वाला परत होता है अंडा का, उसके अंदर जो होता है व्हाइट कलर का अंडा का सफेद भाग, वो इसका एग्जांपल आएगा। उसके बाद टूथपेस्ट भी जो बनता है हम लोग क्या करते हैं, कोई द्रव में हम लोग क्या करते हैं, ठोस पदार्थ को हम लोग उसमें मिक्स करते हैं, तब जाकर के हम लोग को क्या मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है। और कीचड़ भी हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई पानी है, पानी में जाकर के हम लोग धूल वगैरह अगर मिलाते हैं तो उससे क्या बनेगा, हम लोग का कीचड़ बनेगा। और भी ले सकते हैं हम लोग गोल्ड सॉल्ट भी इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का कि अगर आप डिस्पर्स फेज ठोस लें और डिस्पर्सन मीडियम अगर क्या लें, गैस लें, मतलब कि गैस का मात्रा ज़्यादा लें और ठोस का मात्रा कम मात्रा को क्या करते हैं हम लोग इसमें अगर डिसॉल्व कर दें, मतलब मिला दें, तो मिलाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वो एरोसोल मिलेगा। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर एयर रहता है, अगर कौन रहता है, अगर एयर रहता है डिस्पर्सन मीडियम तो उसको बोलते हैं हम लोग एरोसोल, अगर वाटर रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोसोल, अगर बेंजीन रहता है अगर डिस्पर्सन मीडियम तो उसको बोलते हैं हम लोग बेंजोसोल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए जब हम लोग ठोस को कहाँ मिलाएंगे, गैस के साथ में अगर डिसॉल्व कराएंगे, मिलाएंगे तो उसको उससे क्या बनेगा, एरोसोल बनेगा कोलाइडल सिस्टम, और उसका एग्जाम्पल होगा हम लोग का धुआं, धूल। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अगर कोई द्रव है और द्रव को अगर हम ठोस के साथ में मिला रहे हैं, मतलब ये कि द्रव का मात्रा का क्या, द्रव का मात्रा आपको कम लेना है और ठोस का मात्रा क्या लेना है, ज्यादा लेना है। अगर आप द्रव का मात्रा कम और ठोस का मात्रा ज्यादा लेते हैं तो उससे जो बनता है सॉल्यूशन, उससे बनता है जेल।
क्या बनता है, जेल बनता है, मतलब जेली टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, उसको कहते हैं हम लोग क्या, उस कोलाइडल सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, उस कोलाइडल सिस्टम को कहेंगे जेल, ठीक है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा जेली, पनीर, मक्खन, दही, ये किस तरह का होता है, जेल टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का पांचवा है कि द्रव को अगर द्रव के साथ में मिलाते हैं, और यही जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है, सबसे ज्यादा यही है कि जब किसी द्रव को हम लोग द्रव के साथ में मिलाते हैं तो इससे जो कोलाइडल सिस्टम जो मिलता है वो मिलता है पायस, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कोगुलेशन, सॉरी इमल्सन, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग अंग्रेजी में इमल्सन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि जब किसी द्रव को हम लोग द्रव के साथ में डिसॉल्व कराएंगे, मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो उससे जो कोलाइडल सिस्टम मिलेगा वो क्या मिलेगा, पायस मिलेगा, ये ध्यान में रखना है। और इसका एग्जाम्पल जो होगा दूध, क्रीम, रबर, हेयर क्रीम इत्यादि, और भी ढेर सारा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान में रखना है, ऐसे सवाल पूछता है कि दूध है, तो ध्यान में रखना है क्या, दूध एक क्या है, पायस है। और पायस का निर्माण कैसे होता है, तो ध्यान में रखेंगे पायस का निर्माण तब होता है जब किसी द्रव को द्रव में क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ तक अगला हम लोग का कि अगर किसी द्रव को गैस के साथ मिलाएं, अगर गैस का मात्रा अगर ज्यादा लें और हम लोग द्रव का मात्रा क्या लें, हम लोग कम लें, तो उससे जो बनेगा हम लोग का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा द्रव सॉल। और उसका एग्जाम्पल हम लोग बोलेंगे क्या कि बादल, कोहरा, कुहासा। अक्सर ये आपको कोहरा और कुहासा कहाँ देखने मिलता है, ये आपको देखने मिलता है ठंड का सीजन में, ठीक है, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग कि अगर हम लोग डिस्पर्स फेज क्या लें, गैस लें, और डिस्पर्सन मीडियम क्या लें, हम लोग ठोस लें, मतलब ये कि ठोस का मात्रा ज़्यादा लें और गैस का मात्रा अगर हम लोग कम लें, और दोनों को क्या करें हम लोग डिसॉल्व करा दें, तो डिसॉल्व कराने से क्या होगा, उससे जो बनेगा, उससे जो सॉल्यूशन बनेगा हम लोग का, या फिर उससे जो कोलाइडल विलयन बनेगा, या फिर उससे जो कोलाइडल सिस्टम बनेगा, उसको हम लोग कहेंगे क्या, झामा पत्थर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठोस सॉल। और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, झामा पत्थर। झामा पत्थर क्या होता है कि अक्सर जो है ईंट भट्ठा में जो है, मतलब कुछ ईंट जो होता है वो कोयला का ज़्यादा संपर्क में आने पर, ज़्यादा हीट का संपर्क में आने पर, मतलब जहाँ आग ज़्यादा होता है उसके नज़दीक में जो ईंटा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा जल जाता है। जलने के कारण एक तो वो मजबूत भी हो जाता है और काला कलर का हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग झामा, ठीक है, झामा पत्थर उसको बोलते हैं। चलिए अगला है हम लोग का कि अगर हम लोग गैस को द्रव के साथ में अगर डिसॉल्व कर दें, मिला दें, गैस को क्या करें हम लोग, द्रव के साथ में अगर मिला दें, गैस को किसके साथ मिला दें, द्रव के साथ में मिला दें, इसका मतलब ये, ठीक है, कि द्रव का मात्रा क्या ज्यादा और गैस का मात्रा क्या अगर हम लोग लें, कम लें, मतलब डिस्पर्स फेज अगर हम लोग गैस लें और डिस्पर्सन मीडियम क्या लें, द्रव लें, तो इससे जो हम लोग का कोलाइडल सिस्टम बनेगा उसको कहेंगे हम लोग फोम। इसका एग्जांपल आपके जनरल लाइफ में आप यूज करते हैं क्या, साबुन से जो झाग बनता है, या फिर फेनित क्रीम, फेन वाला जो क्रीम होता है, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग का टॉपिक है, समझिए, वो तो था हम लोग का डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन फोर्स। इंटरेक्शन फोर्स का मतलब क्या, उसके बीच में अंतराण्विक आकर्षण बल जो लगता है या फिर प्रतिकर्षण बल जो लगता है, उसके आधार पर क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन को इसके आधार पर देखिए, परीक्षित प्रावस्था और परीक्षापन माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया, मतलब इंटरेक्शन फोर्स है ना, इंटरेक्शन फोर्स के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडल सिस्टम का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, बांटते हैं इसको। तो इससे क्या है, दो प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है, एक तो होता है हम लोग का द्रव रागी सॉल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं द्रव स्नेही सॉल, या फिर अंग्रेजी में इसको बोलते हैं क्या, लायोफिलिक, क्या बोलते हैं इसको, लायोफिलिक बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव विरागी, या द्रव विरागी सॉल, या फिर द्रव विरोधी सॉल, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, लायोफोबिक। तो यहाँ से सबसे पहले समझिए टॉपिक क्या है, टॉपिक है द्रव स्नेही। द्रव स्नेही, द्रव को स्नेह करने वाला, स्नेह का मतलब क्या होता है, स्नेह का मतलब होता है प्यार, ठीक है, मतलब ये कि द्रव को प्यार करने वाला कौन है, इसमें द्रव को प्यार करने वाला जो सॉल्यूशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लायोफोबिक सॉल कहेंगे, लायोफिलिक सॉल कहेंगे। और द्रव विरोधी, द्रव का जो विरोध करने वाला होगा, द्रव का क्या करने वाला होगा, विरोध करने वाला जो होगा सॉल, उसको कहेंगे हम लोग क्या, लायोफोबिक सॉल। तो आप समझिए यहाँ हम लोग यहाँ कैसे समझें, अब यहाँ दो ही पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर लायोफोबिक और लायोफिलिक सॉल्यूशन के, लायोफोबिक और लायोफिलिक
सॉल्यूशन को अगर आपको याद करना है तो आपको सिंपल सा 2 वर्ड याद रखना है कि अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में आकर्षण बल काम करता है, क्या काम करता है, अगर आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में आकर्षण बल काम करता है, मतलब ये कि डिस्पर्स फेज को हम लोग क्या बोले थे, सॉल्यूट, और डिस्पर्सन मीडियम को हम लोग क्या बोले थे, सॉल्वेंट। मतलब ये है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में आकर्षण बल लगता है, मतलब दोनों के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे लायोफिलिक। क्या बोलेंगे उसको, लायोफिलिक, द्रव स्नेही। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, मतलब एक दूसरे का क्या करता है, वो विरोध करता है, तो वैसे हम लोग सॉल को कहेंगे क्या, लायोफोबिक सॉल। तो उसी को हम लोग डेफिनेशन में लिखे हुए हैं क्या, वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें परीक्षित प्रावस्था एवं परीक्षेपण माध्यम के बीच में क्या होता है, मध्य आकर्षण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवरागी सॉल, या फिर हम लोग बोलेंगे द्रव स्नेही सॉल, या फिर आपको अंग्रेजी अगर पसंद है तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, लायोफिलिक सॉल। ठीक है, यहां तक। दूसरा है हम लोग का कि वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें डिस्पर्स फेज एवं डिस्पर्सन मीडियम के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रवरागी कोलॉइड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा आपको यहाँ 2 ही बात आपको ध्यान में रखना है। क्या बात ध्यान रखना है, बात यहाँ ध्यान रखना है कि अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो उसको बोलेंगे लायोफोबिक। अगर डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में आकर्षण होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग लायोफिलिक सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगला है हम लोगों का सवाल पूछा जाता है कि अब ये लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है। टॉपिक क्या है हम लोग का, टॉपिक है हम लोग का कि डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। अब ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या अंतर है। अंतर अक्सर एग्जाम में पूछता है ये, ठीक है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, बहुत अच्छे से, जितना जोर से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखिए अंतर क्या करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, बनाने की विधि के आधार पर इसका अंतर करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है लायोफिलिक सॉल्यूशन जो होता है उसको आसानी से हम लोग आप बना सकते हैं। मतलब डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम के साथ में आराम से मतलब डिजोल्व करा करके उसके साथ में मिला जुला करके आसानी से यह बनाया जा सकता है। लेकिन लायोफोबिक सॉल्यूशन को, लायोफोबिक कोलाइड को बनाना थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, पहला हम लोग क्या बोलेंगे कि लायोफिलिक को आसानी से बनाया जा सकता है और लायोफोबिक को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। ठीक, दूसरा है हम लोग का टॉपिक कि कणों का आकार, कण के आकार के आधार पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें ध्यान में रखेंगे कि लायोफिलिक का क्या होता है, कण का आकार बड़ा होता है, और लायोफोबिक का क्या होता है, कण का आकार काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि छोटा होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कण का बहुत छोटा छोटा आकार, और इसमें क्या होता है, ढेर सारा कण आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है लायोफिलिक में। और लायोफोबिक में क्या होता है, कण जो है दूर दूर में ही उपस्थित रहता है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े कि लायोफिलिक में क्या होता है, कणों के बीच में आकर्षण होता है। तो कणों के बीच में आकर्षण होगा तो वो क्या होगा, एक दूसरे का काफी नजदीक आएगा, एक दूसरे के पास पास आ जाएगा, एक दूसरे के पास पास आकर के क्या करेगा, ढेर सारा कण मिलकर के एक बड़ा कण का निर्माण कर लेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे क्या, लायोफिलिक में कण का आकार जो है बड़ा बड़ा होता है और इसमें कण का आकार क्या होता है, छोटा छोटा होता है। अगला है हम लोग का कि इसका प्रकृति कैसा होता है, मतलब प्रकृति के आधार पर लायोफिलिक और लायोफोबिक के प्रकृति के आधार पर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, दो अंतर स्पष्ट करते हैं। कि पहला ये बोलता है कि लायोफिलिक जो होता है, लायोफिलिक कोलाइड जो होता है वो उत्क्रमणीय नेचर का होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और ये जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय मत का कहने का मतलब ये है कि ये रिवर्सिबल होता है। क्या होता है, ये रिवर्सिबल होता है, और ये जो है इरिवर्सिबल होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिवर्सिबल, और इसको कहते हैं हम लोग इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि अगर आप जनरल भाषा में समझने का कोशिश करें कि अगर आपको कहीं हम अगर भेज रहे हैं तो एक बार अगर भेज दिए तो आपको रिटर्न अगर नहीं आने बोले तो वो प्रोसेस कैसा कहलाया, वो प्रोसेस कहलाया इरिवर्सिबल, मतलब रिवर्स नहीं हुआ, उलट के आया नहीं। लेकिन ऐसा करें कि कहीं आपको भेजे कि वहां जाओ रे और वहां से रिटर्न आ जाओ, तो उसको कहेंगे हम लोग क्या कि रिवर्सिबल प्रोसेस की हम। ठीक है, रिवर्सिबल प्रक्रिया हुआ। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि लायोफिलिक जो होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अस्थायित्व के आधार पर दोनों में क्या अंतर होता है। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे लायोफिलिक जो है अधिक अस्थायी होता है, और ये क्या होता है, लायोफोबिक कम अस्थायी होता है। और अगला है हम लोग का कि विद्युत अपघटय का प्रभाव के आधार पर, कि मतलब विद्युत अपघटय का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है और इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब यहाँ ध्यान में रखिए, अवक्षेपण के लिए अधिक विद्युत अपघटय की आवश्यकता होती है।
मतलब इसका अवक्षेपण के लिए, लायोफिलिक कोलाइड का अवक्षेपण के लिए हम लोग को क्या होता है, ज्यादा मात्रा में हम लोग को विद्युत अपघटय का जरूरत पड़ता है। विद्युत अपघटय क्या होता है, विद्युत अपघटय को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वैसा पदार्थ होता है जब किसी इसको सॉल्यूशन में अगर हम लोग डिसॉल्व करा दें, किसी सॉल्यूशन में मिला दें और उस सॉल्यूशन से अगर हम लोग करंट को फ्लो करा दें, करंट को क्या करें, फ्लो करा दें, तो अगर ये आयन में टूटता है, मतलब आयन में क्या होता है, टूटता है, अगर मतलब डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व जैसे ही किए हैं सॉल्यूशन में हम लोग, सॉल्यूशन से अगर करंट पास करा देता है, अगर वो आयन में टूट जाता है, मतलब आयन में ब्रेक होता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट भी दो प्रकार का होता है, ऐसा हम लोग पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब ये कि इसमें जो है कम मात्रा का जरूरत पड़ता है, सॉरी अधिक मात्रा का जरूरत पड़ता है किसमें, लायोफिलिक में, और लायोफोबिक में जो है इसका विद्युत अपघटय का ज्यादा मात्रा का जरूरत पड़ता है। अगला है हम लोग का कि अनुसंख्य गुणधर्म, मतलब अनुसंख्य गुणधर्म के आधार पर लायोफिलिक और लायोफोबिक में क्या डिफरेंस होता है। आप समझिए इसमें क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़े हुए थे, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एक पढ़े थे ऑस्मोटिक प्रेशर। इन सब का जो मान होगा, वैल्यू जो होगा इसके लिए, लायोफिलिक के लिए वो उच्च होगा, मतलब ज्यादा होगा। लेकिन इसका अगर बात करें तो लायोफोबिक के लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मान क्या होगा, निम्न होगा, कम होगा। अगला है कि स्कंदन आसानी से स्कंदित नहीं होता है, मतलब स्कंदन का मतलब होता है ढेर सारा कण अगर है तो वो क्या होना, इकट्ठा होना। इकट्ठा होना मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम लोग दूध से हम लोग पनीर में अगर चेंज करते हैं तो उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, कोई खट्टा चीज को अगर मिला दें, एसिड को अगर हम लोग मिला दें तो क्या करता है, फटा देता है उसको, फटा करके उसको क्या करता है, जितना भी उसमें कण होता है दूध में, वो कण क्या होता है, एकत्रित होता है, एक जगह जमा होने लगता है। ठीक है, तो वो जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कंदन कहते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग कोगुलेशन। आगे हम लोग का टॉपिक है ये कोगुलेशन। अब ये समझिए कि इसमें क्या होता है, कणों का स्कंदन जो है नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है हम लोग अगर विद्युत अपघटय कुछ मात्रा में अगर मिला दें तो इसका कण क्या होता है, हो जाता है इसका कण, मतलब ये कोलॉइड जो है लायोफोबिक कोलॉइड क्या हो सकता है, स्कंदित हो सकता है, मतलब जमा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का अगला श्यानता। ठीक है, इसका जो श्यानता का वैल्यू जो होगा विलायक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। वही इसमें लिख लेंगे हम लोग कि विलायक की तुलना में कि क्या होगा, कम होगा, या फिर हम लोग बोलेंगे द्रव के लगभग समान होता है। तो ये डिफरेंस आपको कोई भी 5 डिफरेंस इसमें लिखना है, जरूरी नहीं है कि आप 8-9 डिफरेंस लिखें, कोई ना कोई आपको 5 ही डिफरेंस लिखना है दोनों तरफ। ठीक है, 5 प्रॉपर्टीज इसका लिखना है और 5 प्रॉपर्टीज किसका लिखना है, इसका लिख लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला समझते हैं। ये तो था हम लोग का क्या, कि दोनों का फिजिकल स्टेट के आधार पर देख लिए, इंटरेक्शन फोर्स के आधार पर हम लोग वर्गीकृत कर दिए, क्लासिफाइड कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था मतलब क्या, कि डिस्पर्स फेज के कणों के आकार पर, मतलब कि डिस्पर्स फेज का कण का आकार कितना बड़ा है, छोटा है या फिर बड़ा है, उसके कणों के आकार के आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, कोलॉइड विलयन को डिवाइड करते हैं। अब देखिए कोलॉइड विलयन कितना टाइप का होता है, देखिए समझिए। पहला है हम लोग का बहुआण्विक, दूसरा है बृहद आणविक और तीसरा है सहचरी। बहु मतलब क्या होता है, मल्टी मतलब ढेर सारा, और बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा, और एसोसिएटेड का मतलब होगा, इसमें हम लोग मिसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अरे यार, चलिए समझते हैं। देखिए हम लोग का पहला है बहुआण्विक कोलॉइड। बहुआण्विक मतलब क्या, कि अणु, ढेर सारा अणु का क्या होगा, पुंज होगा, ढेर सारा अणु इसमें उपस्थित होगा, जो किसी पदार्थ के बहुत से परमाणु या लघु अणु एकत्रित होकर पुंज जैसी एक ऐसी स्पीसीज का निर्माण करती है जिसका आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। इस प्रकार निर्मित स्पीसीज को हम लोग क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड कहते हैं। मतलब कहने का इसका क्या है, इसका कहने का मतलब है कि ढेर सारा कण, बहुत छोटा छोटा कण या फिर छोटा मॉलिक्यूल्स क्या होता है, एकत्रित होता है, एकत्रित होकर के जमा होकर के एक नया स्पीसीज का निर्माण करता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, जिस पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का बृहद आणविक। बृहद आणविक, बृहद का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है,
इसको लिखेंगे हम लोग क्या कि वैसा कोलॉइड जिसमें परीक्षित प्रावस्था मतलब डिस्पर्स फेज के कण कोलॉइडी कणों के आकार से क्या होता है, बृहद होते हैं। बृहद होने का मतलब है कि बड़ा होता है, मतलब कोलॉइडी कणों का आकार से क्या होगा, इसका कण अगर बड़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, बृहद कोलॉइड, बृहद आणविक कोलॉइड कहते हैं। मतलब ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड कहते हैं। ये कोलॉइड जो है पूर्ण अस्थायी होता है, मतलब कि ये जो कोलॉइड का निर्माण होता है बृहद आणविक कोलॉइड, ये काफी ज्यादा अस्थायी होता है और ये वास्तविक विलयन से समानता रखता है। मतलब जैसा हम लोग वास्तविक विलयन पढ़े थे, ट्रू सॉल्यूशन पढ़े ना, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ठीक है, उसके जैसा क्या आता है, समानता रखता है। ये कौन सा कोलॉइड, बृहद आणविक कोलॉइड। नेक्स्ट है हम लोग का सहचरी कोलॉइड। सहचरी कोलॉइड क्या होता है, इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड कोलॉइड बोलते हैं। ये पदार्थ निम्न सांद्रण पर सामान्य विद्युत अपघटय का तथा उच्च सांद्रण पर कोलॉइडी कणों का व्यवहार करता है। अगर आप सांद्रता अगर निम्न रखें तो ये विद्युत अपघटय के तरह का काम करेगा, लेकिन अगर सांद्रता को अगर आप ज्यादा कर दें, ज्यादा सांद्रता पर क्या होगा, ये कोलॉइडी कणों का जैसा भी व्यवहार करने लगता है। ये जो गुण होता है, इस गुण को ही बोला जाता है, या फिर ये जो कोलॉइड होता है, इस कोलॉइड को बोलते हैं हम लोग सहचरी कोलॉइड। और ये जो सहचरी कण को, ये जो हम लोग का व्यवहार करने वाला कण होता है पदार्थ का, निम्न सांद्रता पर सामान्य विद्युत अपघटय की तरह व्यवहार करता है और उच्च सांद्रता पर कोलॉइडी कणों की तरह व्यवहार करता है। ये जो कण होता है, इस कण को ही बोला जाता है मिसेल्स। क्या बोला जाता है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, मिसेल्स कहा है। अभी जो हम लोग पढ़े कि मिसेल्स, अब इस मिसेल्स का निर्माण होता कैसे है, ठीक है, मिसेल्स कैसे बनता है, तो हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसको कि मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है। उसीलिए हम लोग का हेडिंग क्या है, मिसेल्स का बनना, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, फॉर्मेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, फॉर्मेशन ऑफ मिसेल्स, ठीक है। तो इसमें अब मिसेल्स बनता कैसे है, हम लोग जो जनरली साबुन जो यूज करते हैं, साबुन जैसे सोडियम स्टेरेट, सोडियम साबुन में क्या होता है, सोडियम स्टेरिएट आयन पाया जाता है, ठीक है। में मिसेल्स का बनना इस प्रकार है, मतलब कि साबुन में जो है मिसेल्स का जो निर्माण होता है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्या होता है, सोडियम स्टेरिएट, इसलिए स्टेरिएट है, ठीक है, सोडियम स्टेरिएट, सोडियम स्टेरिएट। अब ये क्या होता है, आयनित होता है। आयनित कब होता है, जब हम लोग इसको जल में मिलाते हैं। जैसे ही जल में मिलाते हैं, ये होता है क्या है, आयन में टूटता है। आयन में टूटता है, ये दो पार्ट में बढ़ता है, ये तो नेगेटिव वाला पार्ट होता है और ये कौन सा मिलता है, पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव कैसे टूटता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सोडियम और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका, ऑक्सीजन का ज़्यादा और सोडियम का क्या, कम। और जिसके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। और ये कौन खींचेगा इसका इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पर कैसा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से जो हम लोग को ये दो आयन जो मिलता है, हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 का, इसका मतलब है होल 16 का मतलब है कि आप इसको जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं CH3, और ये CH2 को जो है कितना बार लिखेंगे आप, 16 बार लिखेंगे, ठीक है, 16 टाइम्स लिखेंगे इसको। तब ये हम लोग मतलब ये कि इस आयन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये नेगेटिव वाला को, ये नेगेटिव वाला पार्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्साइड भाग जो है मतलब C17H35 जो होता है वो पूंछ टेल की तरह व्यवहार करता है, और CO माइनस भाग जो होता है वो सिर की तरह व्यवहार करता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। आगे हम लोग का इस प्रकार अणुओं का द्रव स्नेही या द्रव विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे होकर मिसेल्स का निर्माण करता है। मतलब ये कि ये जो कण है आपस में क्या करता है, इकट्ठा होता है, आपस में क्या होता है, जुड़ता है दोनों, और जुड़ करके जो है क्या चीज का निर्माण करता है, एक व्यवस्थित रूप ले लेता है, और उस व्यवस्थित रूप को ही क्या बोलते हैं हम लोग, मिसेल्स बोलते हैं। ये कौन कौन व्यवस्थित होता है, हम लोग जो अभी पढ़े, हम लोग हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होगा, और मतलब ये कि टेल वाला जो पार्ट होगा और हेड वाला जो पार्ट होगा, मतलब दोनों आयन, जो आयन में हम लोग तोड़े स्टेरिएट आयन को, वो जो आयन टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, वो जल में मिलता है। जल में मिलने के बाद क्या होता है, उस दो तरह का वो बनाता है पार्ट, एक होता है जल स्नेही और एक होता है जल विरोधी। अब ये दोनों जब आपस में एक व्यवस्थित रूप ले लेता है, एक व्यवस्थित रूप बना लेता है, एक आपस में जुड़ जाता है, तो जुड़ने से जो भी पदार्थ का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। और एक
सोडियम स्टेरेट का एक मिसेल में, अगर एक मिसेल का बात कर रहे हैं तो उसमें लगभग 70 से 100 ऐसा आयंस होता है। मतलब कि अगर कोई एक मिसेल बात कर रहे हैं, अगर एक मिसेल का बात कर रहे हैं तो एक मिसेल में जो है स्टेरेट आयन का संख्या जो होगा वो 70 से कितना होगा, 70 से कितना होगा, लगभग 100 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी को हम लोग फोटो के माध्यम से समझते हैं कि फोटो में क्या क्या है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट है हम लोग का ऑयल है। क्या है ये, ऑयल है। और ये वाला जो देख रहे हैं बाहर में कांटेदार, ये वाला जो पार्ट है ये सब के सब कौन है, सोडियम आयन है। कौन है, सोडियम आयन है। ये बाहर वाला जो पार्ट है क्या है, सब के सब सोडियम आयन है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है ये, हाइड्रोकार्बन। ये कोई और हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये C17 और H35 है। कौन है, C17 H35 है। उसी को ऐसे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में ये बनाया गया, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाया गया C17 H35 का। जैसा कि आप ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हैं ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ही टेरामेरा लाइन से ड्रॉ करते हैं। और ऊपर वाला भाग क्या है हम लोग का, और ये ऊपर वाला भाग हम लोग का क्या है, ऐसा है। और इसी को जो है इस तरह से बनाया गया है ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। यहाँ फिर होगा C डबल बॉन्ड O Na+। ठीक है, ये ढेर सारा होता है। ऐसे तो हम लोग का 8, 10, 15 ही बनाए हैं, लेकिन एक मिसेल्स में जो है, एक मिसेल्स में ध्यान रखना है कितना अणु पाया जाता है, कितना आयन या फिर अणु पाया जाता है। स्टेरेट आयन का 70 से 100 अणु पाया जाता है। ठीक है, अब इस प्रकार साबुन से प्राप्त मिसेल की बाह्य सतह पर ऋण आवेशित भाग होता है। ये जो मिसेल्स बनता है इसका बाहरी सतह पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेशित भाग होता है, जिस कारण ये मिसेल्स ऋण आवेशित होती है। समान आवेश के कारण ये मिसेल्स तंत्र अस्थायी होते हैं। मतलब ये कि अंदर में कौन होता है, दो पार्ट में हम लोग तोड़े अभी, C17 H35 COO- और Na। और ये दोनों आयन जो होता है इसी मिसेल्स में ही प्रेजेंट होता है। क्या होता है, एक मिसेल्स में प्रेजेंट होता है। मिसेल्स में प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, वो समान आवेश होगा उसमें। मतलब इसमें नेगेटिव जितना है उतना ही क्या, जितना नेगेटिव है उतना ही क्या है, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या, कि ये जो मिसेल होता है, ये जो मिसेल बनता है ये कैसा होता है, अस्थायी होता है। इस प्रकार हम लोग ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लोग RNS3Cl ले सकते हैं। इसमें मिसेल्स का कैसा धनात्मक मिसेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, और इसमें किसका समुच्चय बनता है, कौन इकट्ठा होता है, वो होता है इकट्ठा RNS3। वैसे आपको यहाँ तक पूरा नहीं लिखना है, आपको कहाँ तक लिखना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक लिखना है। अगर आपको मिसेल्स का निर्माण के बारे में अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का टॉपिक कि साबुन की शोधन प्रक्रिया। साबुन का शोधन प्रक्रिया मतलब ये कि साबुन जो है काम जो करता है, अपना काम जो करता है वो कैसे करता है। ठीक है, साबुन प्रक्रिया अपना कैसे करता है, साबुन का मैकेनिज्म हमको हम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है, मिसेल्स में एक जल विरोधी हाइड्रोकार्बन का केंद्रीय कोड होता है। मतलब हम लोग समझे क्या उसमें कि मिसेल्स जो बनता है दो चीज से बनता है, एक तो होता है जल विरोधी और जल से नहीं क्या होता है, आपस में इकट्ठा होता है। इकट्ठा होकर के एक नया स्पीसीज का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिसेल्स बोलते हैं। तो एक पार्ट होता है हम लोग का जल विरोधी जो कि हाइड्रोकार्बन होता है, और एक होता है जल स्नेही होता है। और जल स्नेही क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ता है तब जाकर के किसका निर्माण होता है, मिसेल्स का निर्माण होता है। साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में, साबुन के द्वारा काम करने की क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार मिसेल बनाते हैं कि स्टेरेट आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर में हम लोग बनाए हुए थे तेल का बूंद का, अंदर में कौन होता है, जल विरागी जो होगा वो तेल के बूंद के क्या होता है, अंदर में होता है। एवं जल रागी भाग मतलब जल रागी भाग या फिर जल चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरफ निकला रहता है। ये जो हम लोग बनाए थे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन ये कहाँ रहता है, ये बाहर में उपस्थित रहता है। ऐसे ही ढेर सारा बनाए थे ना, कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये बाहर में प्रेजेंट रहता है। चूंकि ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, अतः स्टेरेट आयन से घिरी हुई तेल की बूंदें जल में खींच जाती है। मतलब स्टेरेट आयन से जो घिरा हुआ रहता है ये तेल का बूंद क्या होता है, ये क्या करता है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको खींचता है अपनी ओर। किधर खींचता है, अपनी ओर खींचता है, एवं गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायसीकरण कहलाता है। ठीक है, धुलाई में सहायता करता है। छोटी छोटी गोलियों तथा चारों ओर का ऋण आवेशित आवरण उन्हें एक साथ आकर
पुंज बनाने से रोकता है। मतलब ये कि ये जो छोटा छोटा अणु होता है एक जगह जमा नहीं हो जाए, मतलब इमल्सन ना हो जाए उसमें, वो क्या करता है एक दूसरे को अलग करता है, और क्या करता है अलग करके इसका गंदगी जितना भी प्रेजेंट होता है सबको इससे साफ कर देता है। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अगला टॉपिक है कि कोलाइडी विलयन का प्रिपरेशन हम लोग कहते हैं। मतलब ये कि कोलाइडी विलयन का निर्माण हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो द्रव स्नेही विलयन को सीधे डिस्पर्स फेज एवं डिस्पर्सन मीडियम को मिलाने से तैयार किया जा सकता है। मतलब ये कि हम लोग दो तरह का हम लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे हम लोग लायोफिलिक कोलॉइड और एक पढ़े थे हम लोग लायोफोबिक। तो वहाँ पर देखे थे हम लोग उसका प्रॉपर्टीज में, गुण में हम लोग देखे थे बनाने का विधि में देखे थे कि लायोफिलिक को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, लेकिन लायोफोबिक को क्या हम लोग बिल्कुल भी आसानी से नहीं बना सकते। तो वही वो बोल रहा है कि द्रव से नहीं, मतलब लायोफिलिक को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल सा तरीका अपनाएंगे क्या कि डिस्पर्स फेज को हम लोग क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम के साथ हम लोग मिला देंगे। मिलाने से क्या होगा, आसानी से हम लोगों को द्रव से नहीं कोलॉइड मिल जाएगा। लेकिन द्रव विरागी मतलब लायोफोबिक विलयन बनाने के लिए विशेष प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब अगर आपको लायोफोबिक सॉल्यूशन बनाता है, लायोफोबिक कोलॉइड का निर्माण करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, विशेष ढेर प्रकार का मतलब विशेष तरीके का विधि को प्रोसेस को अपनाना पड़ता है, जिसमें द्रव विरागी विलयन को सीधे परिक्षेपण माध्यम को मिलाने से तैयार नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि लायोफोबिक सॉल्यूशन को आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लायोफोबिक सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज लिए और डिस्पर्सन मीडियम में डाले और आराम से बन गया लायोफोबिक कोलॉइड, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है, हम यहाँ द्रव या द्रव विरोधी कोलॉइड विलयन बनाने के लिए कुछ विधियों का अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे पहला विधि है हम लोगों का क्या, परिक्षेपण विधि। दूसरा हम लोग का संघनन विधि। पहला विधि कौन सा है, परिक्षेपण विधि, जिसमें आपको परिक्षेपण विधि ही जरूरी पड़ेगा ज़्यादातर। और ये डिस्पर्सन विधि क्या बोलते हैं उसको, कंडेंसेशन विधि, इसको बोला जाता है डिस्पर्सन, लिख लीजिएगा अंग्रेजी डिस्पर्सन मेथड। ठीक है, और इसको बोला जाता है कंडेंसेशन मेथड। क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन मेथड। ठीक है, अब देखिए पहला हम लोग का विधि क्या है, परिक्षेपण विधि। परिक्षेपण विधि मतलब डिस्पर्सन मेथड से हम लोग कैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन का हम लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें करते क्या है, कोलॉइडी विलयन बनाने के लिए यह विधि तब काम में ली जाती है जब परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। इस विधि में बड़े कणों को तोड़कर अर्थात विभाजित करके छोटे कोलॉइडी कणों में बदला जाता था। इससे बड़े कणों को कोलॉइड कणों का आकार दे दिया जाता है। मतलब ये कि ये जो विधि हम लोग अपनाते हैं, मतलब डिस्पर्सन विधि जो हम लोग बनाते हैं, वैसा कोलॉइडी विलयन को बनाने के लिए करते हैं जब देखते हैं कि आपके पास में डिस्पर्स फेज का जो है कण का आकार अगर बहुत बड़ा है, डिस्पर्स फेज का कण का आकार अगर बहुत बड़ा है, तो वैसे जगह में हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्सन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब डिस्पर्सन मेथड का प्रयोग क्यों करते हैं, सबसे पहले करते हैं क्या है कि डिस्पर्स फेज का जो कण होता है बड़ा बड़ा, सबसे पहले उसको तोड़ते हैं, तोड़ करके उसको छोटा छोटा कर लेते हैं। छोटा छोटा करने के बाद फिर जा करके उसको डिस्पर्सन मीडियम में मिलाते हैं। पहले हम लोग नहीं मिलाते। ठीक है, तो यही मेथड है। अब देखिए बनाने का विधि क्या है। देखिए इसमें जो हम लोग बनाने का विधि में जो प्रयोग करेंगे, मतलब छोटा से क्या बड़ा सा कण को छोटा में टुकड़ा में बांटेंगे, तो उससे हम लोग तीन विधि लगाएंगे। तो पहला लगाएंगे हम लोग यांत्रिक परिक्षेपण विधि, दूसरा लगाएंगे ब्रेडिंग आर्क मेथड, या तीसरा लगाएंगे हम लोग पेप्टाइजेशन। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं यांत्रिक परिक्षेपण विधि। अब देखिए इस यांत्रिक परिक्षेपण विधि में हम लोग क्या करते हैं, डिस्पर्स फेज को लेते हैं। डिस्पर्स फेज का मतलब बड़ा बड़ा टुकड़ा को लेते हैं, उस बड़ा बड़ा टुकड़ा को पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग मशीन में डालते हैं, चक्की में। चक्की मतलब समझते हैं ना, आटा चक्की देखे होंगे, दो चक्की होता है, उसके बीच में जो है हम लोग गेहूं को डालते हैं इन जनरल। लेकिन यहाँ जो हम लोग क्या करेंगे, डिस्पर्स फेज को डालेंगे। दो लोहा का जो है बॉयलर बना हुआ रहेगा सिलेंड्रिकल, उसमें क्या करेंगे हम लोग डाल देंगे। जैसे हम आपको फोटो के सहायता से अगर समझाएं कि दो हम लोग बॉयलर ले लेते हैं, या फिर सीधा सा समझ लीजिए ना, दो रोलर ले लें। रोलर समझते हैं ना, दो रोलर ले लेते हैं। ठीक है, रोलर को हम लोग दोनों रोलर को घुमाते हैं, दोनों रोलर को घुमाते हैं और उसके बीच में जो है डिस्पर्स फेज का टुकड़ा को हम लोग रख देते हैं। तो वो क्या करता है, डिस्पर्स फेज का जो टुकड़ा हम लोग छोटा छोटा टुकड़ा डालें, उसको पीस करके बहुत छोटा छोटा कण में बना देता है, मतलब धूल की तरह बना देता है उसको। कौन, वो जो रोलर होता है। मतलब यहाँ जो बात करेंगे हम लोग यांत्रिक चक्की का बात करेंगे कि डिस्पर्स फेज को हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, उसको डिस्पर्सन यांत्रिक चक्की में डाल देते हैं। यांत्रिक चक्की मतलब क्या कि मतलब लोहा का दो बना हुआ
क्या बोलते हैं उसको, बॉयलर, या फिर बोल सकते हैं उसको रोलर ही बोलिए। रोलर के बीच में क्या करते हैं, उसको डिस्पर्स फेज का कण को हम लोग डालते हैं जैसे ही वो क्या करता है, छोटा छोटा कण को और ज़्यादा धूला में बदल देता है, मतलब बहुत छोटा छोटा बना देता है उसका कण को। वो तब तक बनाता है जब तक इसको कोलाइडी विलयन बनाने के लायक ना बन जाए, ठीक है। अब क्या करते हैं, उस डिस्पर्स फेज का जो धूल बन जाता है, छोटा छोटा बहुत छोटा छोटा कण में परिवर्तित हो जाता है, उसको अब क्या करते हैं हम लोग, किसी डिस्पर्सन मीडियम में हम लोग डालते हैं, और उस डिस्पर्सन मीडियम में डाल करके हम लोग क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग बनाया, ये पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, आगे है हम लोग का और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है नेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह से इस चैनल पर बने रहें, पूरा वीडियो देखें और कंप्लीट आप 12th का तैयारी करें यहाँ से। थैंक यू।